हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। ये क्लास 11 है आपकी। ओके, इससे पहले क्लास 10 तक हो चुका है। हमने क्लास 10 तक पढ़ लिया है। इसमें हमने बेसल 2 को जाना, बेसल 1, 2, 3 को जाना था, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ी थी और भी बहुत सारे क्लासेस को हमने अटेंड किया था। ये कोर्स है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, ये कोर्स 999 रुपीज़ का है। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो ये टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल हो सकता है। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है। ये वीडियो आपके लिए टोटली फ्री हो जाएगी। अच्छा, ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई? ये वीडियो SBI की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, RBI की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ IBPS RRB स्केल 2 और स्केल 3 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। ये टोटल फुल फाइनेंशियल कोर्स चल रहा है, जो हर सुबह आपको 8 बजे अवेलेबल हो जाता है। अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी ये डेली नहीं हो पा रहा है, फिर भी कोशिश रहेगी कि आपको डेली ये प्रोवाइड किया जाए। जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर सौरभ पांडे ऑफिशियल से। वन मोर थिंग, हमारा ग्रुप है IBPS RRB स्केल 2 का। इस समय इसमें लगभग 4200 स्टूडेंट्स हैं। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें कई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। 17, 18, 19 और 20 ईयर्स के कैंडिडेट्स हैं। ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। आपकी कोई क्वेरी हो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। इवन मैं ये चाहता हूँ कि इसमें IBPS RRB क्लर्क और PO की भी अगर कोई क्वेरी है तो आप इससे जुड़िए और अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर लीजिए। नाउ वन मोर थिंग, एक चीज़ और है, प्रेप टास्क हमारा चैनल है। आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ढेर सारे स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। नाउ ये हमने जो ओवरव्यू था फाइनेंशियल मार्केट का, ये पूरी तरह से समझा था। अगर आप इसका डिटेल समझना चाहते हैं, ये पूरा जो ग्राफ है इसको, तो आप क्लास 10 जरूर देखिए। लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ अब हम बात कर रहे थे कैपिटल मार्केट की। बात अभी हमने नहीं की है। क्या मनी मार्केट को हमने अभी समझा है। इसमें कुछ और पार्ट्स हैं। मनी मार्केट का पार्ट 2 है ये, तो कुछ और पार्ट्स हैं। चलिए हम उनको देख लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, हमने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और CP की बात कर ली। अच्छा, वन मोर थिंग, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में एक एरर आ गया था पिछले वीडियो में, उसे मैंने पिन कमेंट में उसको करेक्ट कर दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। नाउ आज हम बात करने वाले हैं वेज मीन्स एडवांसेस की, टी-बिल्स की यानी कि ट्रेजरी बिल्स की, और कैश मैनेजमेंट बिल की। चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा, ये क्या है? ये गवर्नमेंट बोरोइंग्स होती हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको क्या है ये। नाउ वेज मीन्स एडवांसेस की बात करते हैं। ओके, देखिए वेज मीन्स एडवांसेस क्या है? ये एक टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट होता है, अ काइंड ऑफ टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट, जिसके थ्रू जो देखिए बाय RBI टू गवर्नमेंट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो मनी को बोरो कर सकती है। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ये किस सेक्शन के अंडर में आता है? अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द RBI एक्ट आता है। नाउ पहले क्या था, जब वेज मीन्स एडवांसेस यानी कि WMA नहीं आया था, तो उससे पहले क्या था, ये देखिए एडहॉक बिल्स आया करते थे। ठीक है, यानी कि इसे हम पहले एडहॉक बिल्स के नाम से जाना करते थे। उसके बाद 1997 में यानी कि 1 अप्रैल 1997 में एडहॉक बिल्स को रिमूव किया गया और उसकी जगह वेज मीन्स एडवांसेस को लाया गया। अच्छा, करता क्या है वेज मीन्स एडवांसेस? देखिए लिखा हुआ है, ब्रिजेस द गैप ऑफ मिसमैच बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स की जो मिसमैच होते हैं, जो गैप होते हैं, उनका जो भरपाई है वो टोटली जो है यहाँ से यानी कि वेज मीन्स एडवांसेस से गवर्नमेंट पूरा करती है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, इसके थ्रू गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं करती है। ठीक है, अपने एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स को जो मिसमैच है उसको पूरा करने की कोशिश करती है इस WMA से। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ WMA। ओके, WMA जो होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, एक नॉर्मली कौन सा, क्लीन और एडवांस, मतलब जो नॉर्मली एडवांस आदमी लेता है। ठीक है, एडवांस लिया, और एक होता है आपका स्पेशल एडवांस हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेशल WMA। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। देखिए ये जो क्लीन एडवांस था, नॉर्मली जो गवर्नमेंट एडवांस ले लेती है, वो 1937 में इंट्रोड्यूस किया गया।
ओके और जो स्पेशल WMA था वो 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा स्पेशल यहाँ तो आपको दिख गया, WMA जो है वो नॉर्मल एडवांस होता है जो गवर्नमेंट ले लेती है ओके RBI से। अच्छा ये क्या चीज़ है भाई, स्पेशल WMA क्या है, ये देखिए स्पेशल WMA जो होता है वो एक सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट भी जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के एज अ कोलेटरल उसके बाद वहाँ से पैसा लेती है, ठीक है, यानी कि कोलेटरल रख करके पैसा लेती है। तो दो चीज़ें हो गई, एक आपको समझ में आया, एक नॉर्मल यानी कि WMA की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, एक आप देखते हैं क्या, एक नॉर्मल एडवांस और एक क्या है, एक आपका स्पेशल WMA है, ठीक है। एडवांस नॉर्मल एडवांस ले लिया गवर्नमेंट ने और उसे बाद में चुकाती रहेगी। अच्छा एक होता है स्पेशल WMA, इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो कोलेटर रख करके फिर लेती है जो भी उसको एडवांस लेना होता है, यानी कि जो भी उसको लोनिंग लेनी होती है ओके। तो ये दो तरह के होते हैं। अच्छा आगे चल के क्या होता है, यानी कि मई 2013 में क्या होता है, ये जो एडवांस WMA यानी कि स्पेशल WMA था इसका नाम बदल करके स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी कर दिया जाता है। कब, सिंस 23 जून 2014 से, ठीक है, यानी कि मई 2013 में इसका नोमेनक्लेचर बदला जाता है और फाइनली 23 जून 2014 से ये इफेक्टिव हो जाता है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के नाम से। आगे चलिए अब बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी की, तो बात कर ली हमने, इसके अलावा यानी कि अभी आपने देखा WMA देखा और फिर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी देखा, अब इसके अलावा एक टर्म और आता है, ये है OD फैसिलिटी यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड व्हेनेवर फाइनेंशियल एकोमोडेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स SDF एंड WMA। होता क्या है, देखिए SDF के थ्रू भी ले लिया गवर्नमेंट ने, WMA के थ्रू भी ले लिया गवर्नमेंट ने, यानी कि एक नॉर्मल एडवांस WMA के थ्रू भी ले लिया गवर्नमेंट ने। अब इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी तो वो आ जाता है आपका OD में ओके। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर पैसा विड्रॉ कर रही है तो उसे OD में रखा जाता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट में रखा जाता है। देखिए ये आप अगर और कहीं क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उससे। नॉर्मली आपको क्या पता होगा, WMA जो है वो एडवांसेस है जिससे गवर्नमेंट जो है वो उधार लेती है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा। लेकिन ये बहुत डीप साइड है जो स्केल 3 के लिए बहुत अच्छा है, स्केल 2 को भी जानना चाहिए, जहाँ से कुछ क्वेश्चन स्केल 2 को भी मिल सकते हैं ओके। चलिए तो अब क्या बात कर रहे हैं हम, देखिए WMA, SDF और OD, यानी कि अब SDF और WMA से जब ऊपर हो जाता है देन फिर OD आता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट आ जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरह से कह सकते हैं, या उसको ओवरड्राफ्ट मान लिया जाता है अगर इसकी रिक्वायरमेंट से अगर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट एक्सीड करती है देन वो OD आ जाता है। अब चूंकि ये सभी बोरो हैं तो क्या होगा, कोई इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा इसका, चलिए इंटरेस्ट रेट की लिमिट देखते हैं। नाउ SDF अगर लिया जाता है, SDF मैंने आपको बताया कोलेटरल के बेसिस पे दिया जाता है, तो यहाँ देखिएगा SDF अगेंस्ट नेट एनुअल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन CSF। CSF को अभी हम समझेंगे, CSF का क्या मतलब होता है ओके, इसको अभी हम आगे समझेंगे। CSF एंड नहीं होगा, यहाँ ऑब्लिक होगा, एंड GRF, CSF या GRF के बीच में, मतलब अगर CSF और GRF के एवज में यानी कि इनको कोलेटर रख कर के फिर लिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, या यहाँ से लिया जाता है एज अ CSF लिया जाता है SDF में, तो क्या होता है, तो देखिए तब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो क्या चलता है भाई, रेपो रेट -2% चलता है, ठीक है, रेपो रेट -2% चलता है जब हम CSF के एवज में लेते हैं तो, ठीक है। क्या चीज़ लेते हैं भाई, जाहिर सी बात है पैसा उठाते हैं जब हम, यानी कि जब हम नहीं, जब गवर्नमेंट पैसा उठाती है। अच्छा आगे देखिए, इफ़ अवेल्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट या ATB यानी कि ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स ओके, ATB के अगेंस्ट अगर उठाती है तो रेपो रेट -1% चलता है, किसमें, SDF में, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी में। आगे देखते हैं WMA में क्या है, इफ़ आउटस्टैंडिंग ऑफ 3 मंथ्स, अगर 3 मंथ के आउटस्टैंडिंग में, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द एडवांस, जब एडवांस लिया उसके 3 मंथ तक, यानी कि टोटल 3 मंथ तक चलता है अगर, तो उस पर क्या लगता है, रेपो रेट के बराबर इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है।
अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है, इफ आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड 3 मंथ, अगर 3 मंथ से अब ज़्यादा होने लगा तो फिर क्या लग जाएगा, रेपो रेट प्लस 1% लग जाएगा, यानी कि रेपो रेट प्लस 1% लग जाएगा। कब, जब ये बियॉन्ड 3 मंथ जाएगा तब, जब WMA बियॉन्ड 3 मंथ जाएगा तो रेपो रेट प्लस 1% लगेगा। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कि इससे अगर ऊपर चला गया यानी कि ओडी में आ गया तब क्या होगा। देखिए ओवरड्राफ्ट में आ जाता है तो क्या होगा कि इफ़ अवेल्ड टू 100% ऑफ WMA लिमिट, ओके, यानी कि जो WMA लिमिट है उसका 100% ओडी ले लिया जाए तो क्या लगेगा, उस पर रेपो रेट प्लस 2% लगेगा, यानी कि रेपो रेट प्लस 2% लगेगा। ओके अच्छा, इफ़ एक्सीड्स, अगर अब 100% WMA लिमिट से भी एक्सीड करता है तब क्या लगेगा, रेपो रेट प्लस 5% लगेगा। ओके, रेपो रेट प्लस 5% लगेगा। क्या चीज़, इंटरेस्ट चार्ज होगा, इस इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को पैसा रिटर्न करना होगा। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस ग्राफ को आप बहुत अच्छे से देखिएगा और एक कुछ समय के लिए वीडियो पॉज करके या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे PDF तो मैं इसकी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। RBI में ट्रिगर फ्रेश फ्लोटेशन, RBI जो है वो फ्रेश फ्लोटेशन कर सकती है। कब कर सकती है, जब गवर्नमेंट जो है वो 75% WMA लिमिट का 75% अगर इस्तेमाल कर लेती है तो RBI जो है वो फ्रेश फ्लोटेशन कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इन्हांस्ड इंटरिम WMA लिमिट, देखिए WMA लिमिट को अभी इन्हांस किया गया है, ठीक है, किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। ओके, क्या चीज़ है, देखिए कितना किया गया भाई, 51,560 करोड़ रुपीस कर दिया गया है ग्रांटेड बाई RBI ड्यू टू द पैंडमिक। क्यों, क्योंकि पैंडमिक आ गया है, इसकी वजह से फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ। कब तक के लिए कर दिया गया है, आगे फर्दर 6 मंथ्स के लिए, जैसे कब तक के लिए, यानी कि सितंबर 30, 2021 के लिए। आगे देखते हैं। अच्छा, अभी हमने आपको बात बताई थी CSF और GRF के लिए, ठीक है। देखिए CSF और GRF आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इसको बस शैलो वे में जानिए। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड CSF को बोलते हैं और गारंटीड रिडेम्पशन फंड GRF को बोलते हैं, ठीक है। ATB का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया था, ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स। नाउ आगे देखिए कि CSF, थोड़ा बहुत आपको मोटी जानकारी दे देता हूं कि CSF होता क्या है। देखिए CSF क्या है, स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन अ CSF कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो है वो, यानी कि CSF जो है वो RBI के साथ स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेन करना होता है। अच्छा, ये अभी चल रहा है वॉल्यूंटरी बेसिस पर, ओके, जिसकी इच्छा हो, जो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करना चाहता है वो करे, और जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं मेंटेन करना चाहता उसके ऊपर कोई बाध्य नहीं है। लेकिन अभी इस पर चर्चा चल रही है और हो सकता है बहुत जल्द ही इसे मैंडेटरी कर दिया जाए, यानी कि हर स्टेट को CSF मेंटेन करना पड़े। नाउ क्या है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये CSF गवर्नमेंट के साथ मेंटेन किया हुआ फंड है, जिसके जो कि जब ज़रूरत पड़ती है तो इस फंड को स्टेट गवर्नमेंट निकाल सकती है। ठीक इसी तरह से आगे देखिए, स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया, RBI एज अ बफर, एक बफर के रूप में, ताकि बुरे समय पे इसका इस्तेमाल हो सके। अच्छा जी, फिर आगे देखिए क्या है, GRF दिस फंड इज मेंटेन आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड के अलावा ये फंड मेंटेन किया जाता है ऑफ द स्टेट्स। ठीक उसी तरह से जैसे कि CSF होता है, ठीक उसी तरह से GRF भी होता है। पब्लिक अकाउंट एंड इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज, किसी और पर्पज के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। किस पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर रिडेम्पशन ऑफ लोन्स के रिडेम्पशन करने के लिए GRF का इस्तेमाल किया जाता है। बस इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मैक्सिमम डेज, ओके, यानी कि जो क्वार्टर में Q3 यानी कि क्वार्टर जो है उसमें इन अ क्वार्टर, ओके, हर क्वार्टर में जो स्टेट गवर्नमेंट्स का ओवरड्राफ्ट था वो पहले क्या था, वो 36 डेज था, जिसको बढ़ा करके 50 डेज कर दिया गया है। आगे देखते हैं फर्दर द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव डेज, अब नंबर, ये तो क्वार्टर में था, ठीक है ना, क्वार्टर में 50 डेज कर दिया गया है और कंजिक्यूटिव डेज में 14 डेज बढ़ा के 21 दिन कर दिया गया, यानी कि 21 दिन तक अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट अवेल कर सकती है। ठीक उसी तरह से क्वार्टर की अगर बात करें तो क्वार्टर में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अब स्टेट गवर्नमेंट 50 डेज तक अवेल कर सकती है, ओके, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो। अब चलते हैं आगे। नाउ आई थिंक आपको अब वेज मीन्स एडवांसेस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं ट्रेजरी बिल के बारे में। देखिए ट्रेजरी बिल जो है वो इशू किया गया 1917 में, ठीक है। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट था जिसकी गारंटी ऑफ पेमेंट होती थी, कब, लेटर डेट पे।
नाउ द फंड्स कलेक्टेड आर यूजुअली यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी उसके लिए जो है वो ट्रेजरी बिल्स को लॉन्च किया जाता था। नाउ इफ इट ऑल्सो यूज्ड टू रिड्यूस द इट ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट ऑफ द कंट्री, जो फिजिकल डेफिसिट होता था उसको रिड्यूस करने के लिए भी ट्रेजरी बिल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आगे देखते हैं। ट्रेजरी बिल्स यानी कि जैसे हम टी बिल्स के नाम से भी जानते हैं, ये जीरो कूपन रेट होता है, ठीक है, या आप कहें कि नो इंटरेस्ट इज अर्न ऑन देम। ट्रेजरी बिल्स पे यानी कि टी बिल्स पे कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। तो फिर क्या होता है भाई, ट्रेजरी बिल क्यों आदमी खरीदेगा? देखिए, डिस्काउंटेड टू द फेस वैल्यू, वही बात हो गई, फेस वैल्यू 100 है, इसे 80 रुपीज़ में बेचा गया, देन फिर क्या हुआ, इसका जो मार्जिनल डिफरेंस था सपोज कीजिए 20 रुपीज़, तो ये आपका फ़ायदा हो गया, ये चीज़ होती है आपकी। ओके, आगे देखते हैं। नाउ ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, लेटर दे आर रिडीम्ड टू नॉमिनल वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर बाई फॉलोइंग द इन्वेस्टर्स टू अर्न द डिफरेंस। नाउ ट्रेजरी बिल के टाइप्स की बात करें तो 14 डे ट्रेजरी बिल भी होता है, ठीक है, ये रेयरली यूज़ किया जाता है, रेयरली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो ये 14 डेज ट्रेजरी बिल, ये 2018 में एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, ट्रेजरी बिल को। तो 14 डेज ट्रेजरी बिल होता है। इसमें क्या होता है, इसकी मैच्योरिटी 14 डेज होती है। ये रेयरली यूज़ किया जाने वाला ट्रेजरी बिल है। आगे देखते हैं। ये देखिए क्या है, ये जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 1 लाख, यानी कि 1 लाख के मल्टीपल में ये इशू होता है, और मिनिमम जो अमाउंट होता है इसका इशू करने का वो ₹1 लाख होता है। अच्छा, जो कॉमन टाइप के हैं, जो आपको हर जगह मिल जाएगी, जिसकी वीडियो क्या है, ये 3 तरह के ट्रेजरी बिल्स आपको आराम से मिल जाएंगे। कौन कौन से? 91 डे ट्रेजरी बिल, 182 डे ट्रेजरी बिल और 364 डेज ट्रेजरी बिल। इनका जो मिनिमम अमाउंट होता है इशू का वो 25,000 रुपीज़ होता है, और हर वेडनेसडे को इसका ऑप्शन होता है। अच्छा, एक चीज़, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कहीं आपको फ्राइडे दिख जाएगा। एक्चुअली देखिए, वेडनेसडे को ऑप्शन होता है, फ्राइडे को सेटलमेंट होता है, तो कहीं कहीं आपको फ्राइडे या सैटरडे भी दिख जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे ही दिखेगा, सैटरडे नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ जो है वो क्या होगा, ये आपका सेटलमेंट डे होता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेजरी बिल्स कैन बी, वेट अ मिनट, हाँ, ट्रेजरी बिल्स कैन बी इशूड इन फिजिकल फॉर्म, ये फिजिकल फॉर्म में भी इशू हो सकता है, और साथ ही साथ डीमेटेरियलाइज फॉर्म में भी इशू हो सकता है। कैसे करेंगे डीमेटेरियलाइज फॉर्म में इशू? क्रेडिटिंग SGL अकाउंट, SGL अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। SGL अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट, SGL अकाउंट। चलिए आगे देखते हैं। इसकी जो ट्रेडिंग होती है वो कहाँ कहाँ हो सकती है? सबमिट देयर बिड्स, ये जो इनके जो टी-बिल्स के जो बिड्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ सबमिट हो सकते हैं? देखिए, सबमिट देयर ट्रेजरी बिल्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या प्लेटफॉर्म पे इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ई-कुबेर। ये आपसे सवाल, मतलब एक तरह से कहें स्केल 2 में ये सवाल पूछा जा चुका है कि ट्रेजरी बिल्स का जो ट्रेडिंग होती है वो कहाँ पर होती है, तो इसमें आपको एक ऑप्शन ई-कुबेर था, तो ई-कुबेर पे होती है। लेकिन इसके साथ साथ तो कोई और प्लेटफॉर्म हो सकता है जो कि RBI नोटिफाई करे, उस प्लेटफॉर्म पे भी इसका ऑप्शन हो सकता है, या कहें कि इसका सबमिशन किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल की। ये क्या होता है? देखिए, कैश मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि 11/8/2011 को इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल्स को। इसके सभी कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रेजरी बिल जैसे ही हैं, ठीक है, ये भी जो है वो फेस वैल्यू पे होता है, और देन फिर इसको जो है वो डिस्काउंट प्राइस पे बेचा जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैश मैनेजमेंट बिल्स की होती हैं, सभी कैरेक्टर्स उसी तरह के होते हैं। आगे देखते हैं। कैश मैनेजमेंट टू मीट द टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी जो है वो टेम्पररी कैश फ्लो का जो मिसमैच होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। कैश मैनेजमेंट बिल्स विल बी नॉन स्टैंडर्ड डिसकंटिन्यूड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डिसकाउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी जैसा मैंने आपको बताया डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज, ओके, ये लेस देन 91 डेज की मैच्योरिटी होती है इनकी, किसकी? कैश मैनेजमेंट बिल की, ओके, यानी कि आप कह सकते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी CMB की कितनी होगी? 90 डेज की, ओके। आगे देखते हैं। द टेन्योर नोटिफाइड अमाउंट, देखिए टेन्योर, अमाउंट और डेट ऑफ इशू, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट की ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंड अपॉन द टेम्परेरी कैश रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, नाउ कैश मैनेजमेंट बिल समझ लिया हम लोग। अब बात करते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की।
देखिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आता है 23 फरवरी 2004 को इसे लॉन्च किया जाता है और इफेक्टिव हो जाता है अप्रैल 2004। एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन था, बहुत बुक में दोनों चीज़ मतलब कोई एक चीज़ लिखी रह रही थी, मैंने दोनों चीज़ इसलिए आपको बताया ताकि आप कंफर्म हो लें। लॉन्च किया गया था 23 फरवरी 2004 को और इफेक्टिव हुआ ये अप्रैल 2004 से। आगे देखते हैं। इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है यूज्ड बाय आरबीआई, जो कि आरबीआई यूज़ करता है मैनेज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ताकि मनी सप्लाई को जो है वो इकोनॉमी में मैनेज किया जा सके। नाउ इफ़ देयर इज़ एन एक्सेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और अगर कहीं एक्सेस सप्लाई है कहाँ इकोनॉमी में, तो आरबीआई उसमें इंटरवीन करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये लाइक ट्रेजरी बिल्स हैं, मतलब ट्रेजरी बिल की तरह ही ये भी होते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल अलग से भी इशू होते हैं और एमएसएस के थ्रू भी इशू होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ट्रेजरी बिल एमएसएस के जो थ्रू होंगे वो ट्रेजरी बिल जैसे ही होते हैं। ओके, नाउ कैश मैनेजमेंट बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज। ओके, दिस हेल्प्स टू विड्रॉ द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम, और इस तरह से जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है वो सिस्टम से निकाल ली जाती है, किसके थ्रू, एमएसएस के थ्रू। आगे देख लेते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं कि एमएसएस, आपने ये भी सुना होगा कि जो सेलिंग होती है, जो सिक्योरिटीज़ की सेलिंग होती है वो तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू होती है, ठीक है, वो एमओ के थ्रू होती है भाई। लेकिन अब तो फिर अगर इसमें ओएमओ के थ्रू होती है तो एमएसएस भी यही काम कर रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है? चलिए डिफरेंस को समझ लेते हैं। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको बाई भी किया जा सकता है, मतलब उसको बाई भी किया जा सकता है और सेल भी किया जा सकता है। नाउ दस इट इज़ यूज्ड इन बोथ, ये दोनों तरह से काम करता है, मतलब इंजेक्ट इकोनॉमी, मतलब जो कैश फ्लो है उसका इंजेक्शन भी कर सकता है इकोनॉमी में, या उसको विड्रॉल भी कर सकता है। ओके, विड्रॉल, ठीक है। मोर ओवर दीज सिक्योरिटीज आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, और ये जो है वो गवर्नमेंट बोरोइंग का एक पार्ट होता है। चलिए अब बात करते हैं एमएसएस की। देखिए एमएसएस क्या करता है, ये सिर्फ सेलिंग करता है, किस चीज़ की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, यानी कि यहाँ बाइंग नहीं होता, एमएसएस में बाइंग नहीं होता, ठीक है। टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी द मनी रेज्ड थ्रू द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, और जो मनी है जो सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ से आई है गवर्नमेंट के पास, वो चुपचाप उस अकाउंट में यानी कि एमएसएस अकाउंट में रख दिया जाता है, उसका कोई और इस्तेमाल नहीं होता है, वो सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ रीपेमेंट पे इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब जब वापस उसे जो एमएसएस के थ्रू सिक्योरिटीज़ बेची गई है, जब वापस उसे रिडीम किया जाएगा, उस सिक्योरिटीज़ को लिया जाएगा, देन फिर वो पैसा वहीं से वो पैसा दे दिया जाता है। देखिए लिखा है द अमाउंट केप्ट इन द एमएसएस अकाउंट इज ओनली यूज्ड बाय फॉर द रिडम्पशन रीपेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इशूड अंडर एमएसएस, जो एमएसएस के अंदर सिक्योरिटीज़ को इशू किया गया था। अच्छा, दिस मनी इज नॉट यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, तो अपने एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल नहीं करती है, और ना ही ये गवर्नमेंट बोरोइंग का कोई पार्ट है। समझ में आया? सीधा सीधा लिक्विडिटी के एब्जॉर्प्शन के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है, नथिंग एल्स। आगे देखते हैं। एमएसएस केम इनटू बीइंग फॉलोइंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एमएसएस जो है वो उसका एमओयू होता है, यानी कि एमएसएस जो है वो एमओयू होता है किसमें, बिटवीन गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में। क्यों एमओयू होता है? एमओयू इसलिए होता है ताकि गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज करती है आरबीआई को कि वो इशू कर सके सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, एक स्पेसिफाइड सीलिंग तक। ओके, देखते हैं फिर वो सीलिंग क्या है भाई। देखिए रिसेंटली अभी हाल ही में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया है सीलिंग को, ठीक है, सिक्योरिटीज़ इशू अंडर एमएसएस, जो एमएसएस के थ्रू इशू होंगे उनकी जो सीलिंग है उसको बढ़ाया है। पहले ये 3 लाख करोड़ हुआ करती थी, अब इसे 6 लाख करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। टू मैनेज एक्सेस लिक्विडिटी आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, ये डीमोनेटाइजेशन के बाद जो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में है उसको मैनेज किया जा सके। ओके, चलिए देखिए एक और पॉइंट है, द रिजर्व बैंक विल डिसाइड एंड नोटिफाई द अमाउंट। एमएसएस में रिजर्व बैंक डिसाइड करता है और नोटिफाई करता है अमाउंट को, टेन्योर को, टाइमिंग ऑफ इशुएंस को, ऑफ इस तरह के ट्रेजरी बिल्स को और डेटेड सिक्योरिटीज़ को। चलिए आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और देखिए थोड़ा मोटिवेट करिए मुझे भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।